जय श्री महाकाल दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखा था 13वां प्रश्न तक देख लिया था। 13वें में अथवा वाला बाकी था। अथवा वाला देखते हैं। व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए एवं व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। ये आपके जो है 13वां प्रश्न का अथवा वाला था। चलो अपन देखते हैं। व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। और व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। आवश्यक शर्त भी लिखना है अपने को। और व्हीट स्टोन सेतु का जो है नामांकित चित्र बनाना है। देखो स्टोन व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र देखते देखिए। पहले अपन सर्वप्रथम इसका नामांकित चित्र देखते हैं। देखो इसमें एक समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध PQRS लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक समचतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं PQRS। इस प्रकार से आपके जैसे ये समचतुर्भुज है, अगर इसकी चारों भुजाओं में जो है 4 प्रतिरोध लगा देते हैं अपन, से इसकी भुजाएं अपन ने नाम दे दिया, इसको A B C और ये D नाम दिया। इसकी चारों भुजाओं में अगर अपन 4 प्रतिरोध लगा देते हैं, सर पहली जो भुजा AB है इसमें प्रतिरोध जो है लगा हुआ है, मान लेते हैं अपन जो है इसमें P प्रतिरोध लगा हुआ। AB भुजा में जो प्रतिरोध है इसको अपन ने P नाम दे दिया। जो BC भुजा है, BC जो भुजा है इसमें अपन ने जो प्रतिरोध को Q नाम दे दिया। BC भुजा में जो प्रतिरोध लगा है इसको अपन ने Q नाम दिया। और जो AD भुजा है इसमें जो प्रतिरोध लगा है इसको अपन ने R नाम दे दिया, जो ज्ञात प्रतिरोध होता है। और ये जो CD भुजा है, CD भुजा में जो प्रतिरोध है इसको अपन ने जो है अज्ञात प्रतिरोध, जो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, इसको S नाम देते हैं अपन। तो इसको P नाम दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको R नाम दिया, इसको S। तो ये अपने जो है PQRS एक समचतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं में ये क्या हो गया, आपके चारों प्रतिरोध लगा दिए अपन ने। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। AB जो भुजा है, AB और BC भुजाएं जो है, इन दोनों को कहते हैं अनुपातिक भुजाएं। AB और BC जो भुजाएं होती है इनको कहते हैं अनुपातिक भुजाएं। और ये AD भाग में जो भुजाएं हैं, AD भाग की जो भुजा है इसमें जो प्रतिरोध होता है R, इसको कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। इसको अपन कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। और CD भाग में जो भुजा है इसका जो प्रतिरोध होता है ये अज्ञात होता है, जिसको अपने को ज्ञात करना होता है। और यहाँ पर ये जो B और D है इसके बीच में एक धारामापी G लगाया जाता है, धारामापी G। और एक प्लग कुंजी जो है K2 लगी होती है इसमें, ठीक है। प्लग कुंजी जो है K2 और धारामापी G होता है इसमें। और यहां पर A और C के बीच में एक सेल E तथा कुंजी K1 लगी होती है। कुंजी जो है K1 लगी होती है। एक सेल और कुंजी K1 लगी होती है। यह आपके क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। यह आपके क्या हो गया, व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र हो गया। अगर आपको केवल नामांकित चित्र पूछा जाता है तो बिल्कुल इसने केवल नामांकित चित्र बनाइए और व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो देखो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए इसका नामांकित चित्र हो गया। व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए देखो, जैसे अगर अपन इस कुंजी को दबाते हैं तो यहां से प्लस से माइनस की ओर इसमें धारा बहती है। जैसे ये धारा आई मान लिया जाए कि सेल ई से धारा आई इस जगह आती है, तो यहाँ इसको दो पथ मिलते हैं, क्योंकि दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर एक तो रास्ता जो है PQ में AB में जाएगा, यानी P प्रतिरोध में जाएगा, और एक जो है ज्ञात प्रतिरोध में जाएगा। तो मान लिया जाए कि इधर जो धारा जा रही है वो I1 है और इधर धारा जा रही है वो I2 है। तो I जो रहेगी इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही धारा I1 इस स्थान पर जाएगी, पुनः इसको जो है दो मार्ग मिल जाएंगे। एक तो धारा मापी G रहेगा
अगर यहाँ कुंजी K2 लगी हुई हो तो एक तो धारामापी G रहेगा और एक प्रतिरोध Q। अगर धारामापी G से जो धारा बहकर जा रही है, अगर उसको अपन IG नाम देते हैं, तो I1 में से IG जब इधर चली गई तो इधर इस प्रतिरोध Q में से क्या जाएगी आपके I1 माइनस IG। I1 माइनस IG जो धारा रहेगी, I1 माइनस IG जो धारा रहेगी, यह आपके प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित होगी। I1 माइनस IG जो धारा रहेगी, यह आपके प्रतिरोध जो है Q जो है BC भाग में जो प्रतिरोध Q है इससे होकर प्रवाहित होगी। और यहां से देखो, इधर से तो IG धारा आएगी और इधर से I2 और IG दोनों मिलकर इस प्रतिरोध S से जो बहेगी वो I2 प्लस IG हो जाएगी, I2 प्लस IG हो जाएगी धारा। और वापस यहां देखो दोनों मिलेगी, इधर से I1 माइनस IG और इससे इधर से I2 प्लस IG से IG कटेगा, I1 प्लस I2 होगा। और I1 प्लस I2 तो यहां देखो I1 प्लस I2 ही दो भागों में बटी थी, तो वापस I1 प्लस I2 मिलकर क्या बना लेगी आपके I1 प्लस I2 मिलकर I बना लेगी और वापस फिर इधर घूमने लग जाएगी, अगर कुंजी अगर लगी हुई हो तो। और देखो ये सबसे ज्यादा सुगराई तब होता है जबकि चारों प्रतिरोध PQRS जो है क्या हो, बराबर हो। चारों प्रतिरोधों का मान अगर बराबर होता है तो व्हीटस्टोन सेतु अधिक सुगराई होता है, अधिक सुगराई होता है। तो इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि PQ भुजाओं का अनुपात जो है RS भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तभी सेतु जो है संतुलन की स्थिति में कहलाता है। तो सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध पूछा था, ये तो इसका नामांकित चित्र हो गया। तो सेतु के संतुलन के लिए, सेतु के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या हो जाएगा आपके P/Q बराबर हो जाएगा आपके R/S। संतुलन की स्थिति में ध्यान रखना, संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या हो जाएगा, P/Q बराबर R/S, यानी कि P और Q का अनुपात जो रहेगा वो R और S के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको क्या कहेंगे, सेतु की संतुलन की स्थिति, और इसमें ही यह अधिक सुगराई होता है। तो आपके केवल 2024 का जो वार्षिक पेपर था बस इतना ही इसमें पूछा गया था, नामांकित चित्र और सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध था। तो आप अगर इसको देखना चाहो तो अपन इसको देखो व्युत्पन्न कर लेते हैं, P/Q बराबर R/S होता है। तो देखो नेक्स्ट से देखते हैं अपन। देखो किरचॉफ, जब धारा जैसे ही बिंदु A पर आती है तो ये प्रतिरोध P में से I1 और प्रतिरोध R में से I2 प्रवाहित होती है। तो अपन यह लिख देंगे, कुंजी K1 दबाने पर, कुंजी K1 दबाने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, I प्रवाहित होती है, जो A पर दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। प्रतिरोध P से I1 तथा R से I2, ठीक है। यहां पर अगर अपन चेक करते हैं, देखो जैसे ही धारा I इस स्थान पर आती है तो एक प्रतिरोध P बस मिलता है और एक प्रतिरोध R। तो अगर ये I धारा आई थी तो ये I दो भागों में बटी, P से तो क्या हुई I1 और Q से आपके R से क्या रहेगी R2। तो I जो रहेगी I1 प्लस I2 की क्या हो जाएगी, बराबर। किरचॉफ के प्रथम नियम से अगर देखें तो आपके क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग जो रहेगा प्रतिरोध R से I2 होगी, और I बराबर क्या हो जाएगा आपके I1 प्लस
I2 हो जाए, क्योंकि I ही दो भागों में बटी थी, P से तो क्या हुई आपके I1 और R से I2, दोनों को जोड़ोगे तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। पुनः जब धारा जो है, देखो आपके पुनः धारा जब आपके जो है ये धारा I1 जब B पर जाती है तो पुनः इसको दो पथ मिलते हैं, एक तो प्रतिरोध Q और एक धारा मापी G। अगर धारा मापी G की कुंजी K2 लगी है तो इसमें धारा क्या बहेगी, IG। और शेष धारा I में से जब जब यहां पर धारा I आई और I से IG इसमें चली गई तो I1 माइनस IG जो है आपके प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित हो जाएगी आपके यहां पर। जब धारा P पर पहुंचती है तो पुनः दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। धारा मापी से होकर धारा मापी या कुंजी K2 के लगे होने पर, कुंजी K2 के लगे होने पर धारा मापी G से IG धारा बहती है तो शेष धारा देखो IG इधर चली गई आपके धारा मापी से I1 आई थी, I1 में से IG जब धारा मापी से होकर चली गई आपके, यहां धारा I1 आई, I1 में से IG इधर चली गई तो I1 माइनस IG Q से होकर प्रवाहित होगी। शेष धारा I1 माइनस IG Q से होकर प्रवाहित होगी। Q से होकर क्या होगी आपके प्रवाहित होगी। शेष धारा आपके जो रहेगी I1 माइनस IG Q से होकर प्रवाहित होगी आपके। और देखो प्रतिरोध आपके धारा मापी G से होकर, धारा मापी G जो है इससे होकर जो धारा आई वो IG आई और R से होकर जो है आपके I2 आई, यानी कि S से होकर अज्ञात प्रतिरोध S से होकर I2 प्लस IG प्रवाहित होगी। R से I2 तथा धारा मापी G से IG मिलकर अज्ञात प्रतिरोध S से होकर आपके क्या हो जाएगी IG प्लस I2 या I2 प्लस IG हो जाएगी, I2 प्लस IG होगी आपके, क्या हो जाएगी I2 प्लस IG होगी, I2 प्लस IG हो जाएगी आपके। तो देखो किरचॉफ के नियमानुसार अपन कोई भी बंद परिपथ लेते हैं तो बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनखंडों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यह अपन जानते हैं। तो देखो अगर सेतु संतुलन की स्थिति में है और चारों प्रतिरोध अगर PQRS बराबर है, लगभग बराबर है और सेतु जो है संतुलन की स्थिति से होता है तो इस धारा मापी G से होकर कोई धारा नहीं बहती है, यानी कि संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होगा आपके 0।
Ig का मान क्या होगा 0। यहां से अपन क्या करेंगे, इन सबको इस प्रकार से, देखो ये तो ज्ञात प्रतिरोध है, इसको तो ज्ञात करना है अपने को, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सब में कुंजियां लगी होती है, बटन लगी होती है, और किसका प्रतिरोध कितना है वो प्रत्येक कुंजी पर अंकित होता है। तो अपन यहां से कुंजियां निकाल निकाल कर चेक करते हैं। जैसे ही Ig से होकर धारा बहना जो है बंद हो जाएगी, सेतु क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। यानी कि उस स्थिति में इस बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव बराबर होगा। जब विभव बराबर होगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। विभवांतर शून्य होगा तो इससे होकर कोई भी आपके जो है धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि धारा जो है हमें, जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है, जब सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो धारा मापी जी से होकर कोई धारा नहीं बहेगी। यानी कि Ig का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा, इससे होकर कोई धारा नहीं बहेगी। सेतु की संतुलन की स्थिति में अगर बात करते हैं, यदि सेतु क्या है, संतुलन की स्थिति में है, सेतु की संतुलन की स्थिति में, सेतु की संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, स्थिति में Ig बराबर क्या होगा आपके, Ig का जो मान है वो क्या होगा, शून्य। Ig बराबर शून्य होगा, शून्य होगा। तो देखो किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी भी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग विभिन्न खंडों में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन क्या करना है, अपने को बंद विद्युत परिपथ लेना है। पहला बंद विद्युत परिपथ लिया अपन ने ABDA ले लेते हैं। पहला बंद विद्युत परिपथ लिया अपन ने, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार बंद विद्युत परिपथ ABDA में लेंगे अगर अपन, तो देखो आपके सर्वप्रथम AB में लेना है अपने को, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल लेना है और उनका बीजीय योग क्या करना है, शून्य करना है। अगर अपन धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल लेंगे वो धनात्मक लेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो देखो धारा इधर जा रही है, अपन भी AB खंड में चल रहे हैं इधर इस दिशा में, तो धारा तो क्या है I1 और प्रतिरोध P, तो I1P हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, I1P। धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा आपके, I1P बराबर क्या आ जाएगा आपके, यहां पर देखो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल अपन ने I1P लिख दिया। फिर आता है B से D खंड। देखो इसमें धारा Ig है और प्रतिरोध G है, लेकिन सेतु संतुलन की स्थिति में है, इससे धारा तो रहेगी लेकिन धारा मापी G कोई विक्षेप नहीं दिखाएगा, तो Ig का मान क्या रहेगा इसमें, शून्य। तो यहां पर अपन कोई धारा नहीं होगी, यहां पर धारा तो होगी लेकिन आपके विक्षेप क्या रहेगा, शून्य। धारा बहेगी नहीं, यहां पर धारा मापी में विक्षेप क्या रहेगा, शून्य, क्योंकि दोनों बिंदुओं का विभव क्या रहेगा, शून्य, मतलब विभवांतर क्या रहेगा, शून्य। तो इस खंड में अपन जो है धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनखंड शून्य लेंगे। फिर अपन देखो D से A में आते हैं। जब D से A में आए, धारा इधर चल रही है, अपन उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो धारा और प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का गुणा जो है ऋणात्मक लेंगे, I2R हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा आपके, I2R। तो अपन ने ऋणात्मक ले लेंगे, I2R हो जाएगा, बराबर शून्य कर देंगे, क्योंकि यहां पर आपके देखो कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, कोई भी सेल यहाँ नहीं लगा हुआ है, सेल आपके बाहर लगा हुआ है। तो फिर अपन, आपके किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किसी भी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजीय योग विभिन्न खंडों में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। लेकिन बीजीय योग इधर अब अगर अपन लिखेंगे तो इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल ना होने के कारण ये क्या आ जाएगा आपके, इधर शून्य आ जाएगा। तो यहां से देखोगे तो आपके देखो I1P, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का I2 क्या हो जाएगा आपके R, I2R आ जाएगा, प्लस का I2R आ जाएगा। तो इसको अपन ने नाम दे दी समीकरण 1। इसी प्रकार अगला खंड लेते हैं, देखो अपन
अगला खंड ले लिया अपन ने BCDB, वापस BCDB ले लिया। इस खंड में लेते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार। ठीक है, अब बंद विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ कौन सा लिया अपन ने? BC। ठीक है, आपके कौन सा है देखो? BCDB, BCDB क्या जा? BCDB में, BCDB में ले लेते हैं। चलो देखो यहां पर देखो आपके PC में अगर लेंगे तो धारा तो क्या है? I1 माइनस IG, लेकिन IG का मान आपके क्या है? संतुलन की स्थिति में 0, तो यहां पर आपके I1 ही बचेगा। तो I1 और ये क्या हो जाएगा? Q, क्योंकि यहां पर I2 IG का मान तो इसमें है ना, तो यहाँ IG का मान संतुलन की स्थिति में अपन लिख चुके 0, तो 0 लेंगे यहाँ पर तो I1 रहेगा, I1 Q हो जाएगा। धारा और संगत प्रतिरोध का गुणा, तो देखो प्रतिरोध भी Q है और इसका प्रतिरोध भी अपन ने Q मान रखा है, दोनों ही Q है, तो I1 Q हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा I1 Q। फिर देखो आपका दूसरा खंड देखते देखें, खंड आ गया आपका CD। देखो अपन उल्टी दिशा में चल रहे, धारा इधर जा रही है, तो देखो आपके इसमें भी धारा I2 रहेगी क्योंकि IG का मान इसमें भी 0 और प्रतिरोध S, तो I2S हो जाएगा। और उल्टी दिशा में चल रहे तो ऋण लेंगे अपन, ऋण I2S हो जाएगा आपके। क्या होगा? ऋण I2S बराबर क्या हो जाए? 0, क्योंकि इस खंड में, आपके इस खंड में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है। देखो आपके I1 Q, ये माइनस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का। इसको नाम दे दी समीकरण 2। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक में दो का क्या कर रहा हूं? भाग लगा रहा हूं। अगर एक में दो का भाग लगाएंगे, समीकरण एक भागित अगर अपन 2 करते हैं, तो देखो I1P के बटे में क्या आ जाएगा? I1Q। आपके I1P के बटे में आ जाएगा आपके I1Q, और इधर क्या आएगा आपके I2R, इसके बटे में क्या आ जाएगा? I2S। देखो I2S आ गया। देखो I2 से I2 कटेगा, यहाँ भी I1 से I1 कटेगा, तो P बटे Q बराबर क्या आ जाएगा? आपके R बटे S। यही सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, P बटे Q बराबर क्या हो जाता है? आपके R बटे S। यही आपके सेतु के लिए, सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। देखो PQRS सभी का मान अपने को ज्ञात होता है, इन सबके मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध S जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आता है आपके 14वां प्रश्न आ जाता है इसमें। मध्य प्रदेश बोर्ड 2024 वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपके जो है 14वां प्रश्न आता है। देखो आपके 14वां प्रश्न क्या है? 2 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में, ठीक है 2 मीटर तो लंबी है साफ परिनालिका, ये परिनालिका जो है आपके 2 मीटर तो लंबी है, लंबाई इसकी जो है 2 मीटर दे रखी है, लंबाई इसने 2 मीटर दे रखी है, और इसमें जो फेरे हैं वो 100 फेरे दे रखी है। फेरों की जो संख्या है वो फेरे कितने हैं? बोलो 100। फेरों की जो संख्या है वो कितने हैं? 100 फेरे हैं। फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पियर धारा बह रही है। आई का जो मान है, आपके धारा का जो मान है वो 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। देखो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण निकालना है, लेकिन परिमाण जो है चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण होता है परिनालिका के भीतर सभी जगह एक समान होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के भीतर समांतर और समान दूरी पर होती है, तो सभी जगह एक समान होता है। और इसका मान आता है, देखो परिनालिका के अंदर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आता है वो B बराबर होता है आपके, देखो म्यू जीरो एन आई होता है आपके। तो देखो इसमें धारा आपकी ये आ रही है, देखो लंबाई ये है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पहले अपन लिख देते हैं यहां पर। देखो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या होगी इसको स्मॉल n से लिखेंगे और कैपिटल N बटे क्या हो जाएगा आपके L। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
तो यहाँ फेरे की लंबाई हो गई और परिनालिका की लंबाई 2, तो यहाँ आ जाएगी आपके 50 फेरे प्रति मीटर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, n का मान आ गया। और देखो इसमें प्रवाहित धारा जो है आपकी I बराबर 10 एम्पियर है। तो B बराबर आ रहा है आपके, देखो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण μ0 होता है, μ0 होता है। तो ये अपन ने फार्मूला लगा दिया। μ0 का मान भी उसने दिया है, देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लगा दिया। n का मान अपन ने निकाला था 50 और धारा का मान 10 एम्पियर, तो ये 10 लिख दिया अपन ने। तो देखो पाई का मान भी अपने को याद है 3.14 होता है, 4 तो ऐसे लिखा, पाई का मान 3.14 इंटू 10⁻⁻7 क्या है -7, और ये 50 और 100 का गुणा होगा तो 500 हो जाएंगे, ये आपके 500 हो गए। तो यहां पर देखो अगर अपन इन सबका गुणा करते हैं तो देखो यहां पर अगर मैं 5 और 4 का गुणा करता हूं तो 5 चौक 20, तो ये हो गए, और 2 जीरो और ये, तो ये 2000 हो गया। इसका अपन किस में गुणा करेंगे, देखो 3.14 में गुणा कर लेते हैं। मैं जीरो बाद में लगाऊंगा, पहले 2 का गुणा कर रहा हूं, 14 दूना 28 और 2 तिया 6 हो गया। या आपके अगर 2 अंकों बाद दशमलव लगाओगे तो ये आ जाएगा, कितना आ रहा है आपके, देखो बी का मान 6.28 आया। लेकिन इसमें देखो 3 जीरो थी तो यहां पर 7 थे, तो 7 में से 3 जीरो कम करेंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी आपके -4। क्या हो जाएगा आपके टेस्ला, क्या हो जाएगा आपके टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, क्या क्या होता है आपके वेबर, वेबर प्रति मीटर वर्ग। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। ये आपके 14वां प्रश्न था। अब इसके अथवा वाला देखते, देखिए अपन देखो एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है परिमाण ज्ञात करना है। तो देखो ये धारावाही तार है अगर, और इससे लंबवत दूरी r पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर अगर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है लंबवत दूरी पर, तो क्या होता है आपके μ0/4 पाई 2I/r होता है। ये लंबवत दूरी r है, ये I क्या है, इस तार में प्रवाहित धारा है, और μ0/4 पाई का जो है संख्यात्मक गणना के लिए 10⁻⁻7 मान होता है। तो अपन इससे सीधे ही कर लेंगे इसको। तो एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान भी आपके 30 एम्पियर हो गया। धारा का मान 30 एम्पियर आ जाता है। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहां पर दूरी कितनी है आपके 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो आर का मान अपन क्या लेंगे, 30 सेंटीमीटर लेंगे। तो देखो यहां पर सेंटीमीटर है, तो इसको अपन क्या करेंगे एसआई में बदलेंगे या एमकेएस में बदलेंगे, तो 30 में अपन क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.3 मीटर, 0.3 मीटर आ जाएगा। आपके आर का जो मान आएगा वो 3 मीटर आ जाएगा। तो स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना, तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण जो होता है वो क्या होगा आपके, देखो μ0/4 पाई का मान संख्यात्मक गणना के लिए 10⁻⁻7 होता है। 2I बटे क्या लेंगे अपन r, चलो इसमें मान रख देते हैं अपन, तो 10⁻⁻7 तो ऐसे लिख दिया, 2 भी ऐसे लिखा। धारा का मान 30 एम्पियर था, 30 लिख दिया। आपके देखो r का मान आ रहा है 0.3, ये 0.3 लिख दिया। तो देखो यहां पर 10 की घात -7 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, और यहां पर देखो आपके यहां पर ये आ रहा है 2 गुणा 30/0.3 आ रहा है। ये पॉइंट हटाऊंगा, एक अंक था, एक जीरो और लगा दिया, तो पॉइंट भी हटा, 3 से काटा, 3 दाम 30 तो हो गया यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आपके b बराबर आ रहा है, ये 2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, और देखो इसकी घात -7 थी तो 2 कम कर देंगे, -5 हो जाएगी। 10 की घात -5 टेस्ला, क्या
क्या आ जाएगा आपके न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर वर्ग हो जाएगा। ये आपके इसका मान आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। 15वां प्रश्न देखते हैं अब। वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 के पेपर से आपके जो है वार्षिक परीक्षा 2026 में मध्य प्रदेश बोर्ड में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने हैं, क्योंकि 2023 के पेपर के सवाल सबसे ज्यादा जो है आपके 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप 23, 24, 25 के जो वार्षिक परीक्षा के पेपर है उनको भी हल करोगे तो आप बहुत ज्यादा परसेंटेज बनाने में आपके सुविधा रहेगी। चलो देखते देखें, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके इसमें। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो वर्णन है, नामांकित किरण आरेख, परिभाषा और एक अनुप्रयोग लिखना है। अनुप्रयोग या उपयोग जो है। चलो 15वां प्रश्न आ जाता है आपके। 15वां प्रश्न है ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सर्वप्रथम अपने को क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है। लेकिन देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध देखें तो प्रकाश किरण जो होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। तो प्रकाश किरण जो है अपने क्या रहेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी। इसका आपको विशेष रूप से जो है क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से अपन क्या करेंगे, विरल माध्यम में गमन कराएंगे। तो ये आपके सघन माध्यम हो गया। जल ले सकते हो आप, कांच ले सकते हो, कोई भी अपन जो है सघन माध्यम ले सकते हैं। कांच भी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, या अन्य कोई माध्यम भी ले सकते हो आप। ये अपन ने सघन माध्यम जल ले लिया। चलो, ये सघन माध्यम है आपके जल, और ये विरल माध्यम वायु ले लिया। प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से अब क्या होगी, आपके विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो देखो यहां पर आपके अगर अपन यहां पर अगर आपतन बिंदु लेते हैं तो उस पर मैंने अभिलंब खींच लिया। क्या आपके अभिलंब क्या है, एम एन, एम एन अभिलंब हो गया, और ये आपके आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर अपन ने ये आपतित किरण ले ली, मान लिया जाए कि ये इसके आपतित किरण है। ठीक है, ये आपके आपतित किरण क्या हो गई, ओ ए आपतित किरण है, और ए क्या है, आपतन बिंदु हो गया आपके। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए बी भी ले सकते हो। ए बी क्या हो गई आपके, ये ए बी क्या होगी, आपतित किरण, और ये बी बिंदु क्या हो गया आपके आपतन बिंदु। अगर आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनाया गया है, ये क्या है, क्रांतिक कोण से अगर बड़ा है, अगर क्रांतिक कोण से बड़ा है तो इस प्रकाश किरण का सघन सघन विरल माध्यम की सीमा पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में इनके सीमा पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पर देखो आपके आपतन कोण का जो मान है वो क्या है, क्रांतिक कोण से क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो इसका क्या होगा, आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये पूर्ण आंतरिक क्या हो गया, परावर्तन हो गया आपके। प्रकाश किरण का पूर्ण रूप से परावर्तन हो गया, और आपतन कोण का मान तो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये तो आपके परावर्तन के नियम से हो जाएगा, जो आपतन कोण रहेगा वही परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये आपके देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नामांकित चित्र बना दिया अपन ने। ठीक है, जब आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश किरण क्या होता है, सघन विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से सघन माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना था, तो आपके नामांकित किरण आरेख, ये आपके क्या हो गया, नामांकित किरण आरेख। ये आपके नामांकित किरण आरेख हो गया। फिर आपके इसमें नंबर है परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, ठीक है, सघन विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित किरण के लिए सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम अपन ने जल लिया, आप कांच भी ले सकते हो। सघन माध्यम जल से विरल माध्यम
विरल माध्यम, विरल माध्यम वायु, वायु में अपवर्तित, अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए, अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा है, बड़ा है तो प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सघन, सघन विरल माध्यम के, सघन विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से, सीमा पृष्ठ से पूर्ण रूप से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इससे, इससे प्रकाश का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकाश का क्या कहेंगे अपन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आपके क्या पूछ रहा है? एक अनुप्रयोग पूछ रहा है। तो मैंने आपके बिल्कुल डिटेल में जो है आपके जो है वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और प्रकाशिक तंतु, डिटेल में पूरे जो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और प्रकाशिक तंतु इसके अनुप्रयोग या उपयोग है, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्टें बना बनाकर मैंने जो है चैप्टर अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, आप जरूर देखें उनको। तो इसके क्या हो जाए? अनुप्रयोग या उपयोग। ठीक है, इसके अनुप्रयोग या उपयोग में क्या हो जाएगा? आपके एक तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, उदाहरण भी कह सकते हो इसका, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, और एक आ जाएगा आपके प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, इन दोनों में जो है, इन दोनों में इसी का पूर्ण परावर्तन का ही अनुप्रयोग उपयोग करके जो है आपके जो है प्रकाश को जो है बिना तीव्रता में ह्रास किए जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आ जाएगा। अब आता है देखो आपके नेक्स्ट, ये आपके चित्र हो गया, पूर्ण आपके नामांकित किरण आरेख हो गया, या आपके परिभाषा हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और ये इसके उपयोग हो गए। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें हाइगन के तरंग सिद्धांत। क्या है? आपके हाइगन के तरंग सिद्धांत का वर्णन जो है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। हाइगन का जो तरंग सिद्धांत था, हाइगन के तरंग सिद्धांत का जो वर्णन है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। एक तो आपके तरंगाग्र की परिभाषा, बिंदु स्रोत के निर्गमित गोली तरंग का किरण आरेख, किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख बनाना है, और द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन बताना है। तो चलो अपन इसको देखते हैं, अपन द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन भी देखते हैं। आपके यहां से आता है हाइगन के तरंग सिद्धांत का वर्णन देखते हैं। अब अपन पहला है तरंगाग्र की परिभाषा। ठीक है, आपके यहाँ पर ये 15वें का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। मेन परीक्षा 2024 वार्षिक परीक्षा का पेपर का आपके जो है 14वां प्रश्न का 15वें प्रश्न का अथवा वाला देखते हैं अपन। प्रश्न 15 का अथवा वाला देख रहे हैं अब अपन। क्या है? आपके तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या है इसकी अपन परिभाषा देखते हैं। तरंगाग्र जो है आपके क्या होता है इसकी परिभाषा देखेंगे अपन। तो देखो आपके तरंगाग्र क्या होता है, तो किसी स्रोत से निकल कर
किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, किसी स्रोत से प्रभावित माध्यम में किसी स्रोत से निकलने वाली तरंगों से प्रभावित माध्यम में, ठीक है, प्रभावित माध्यम है, अगर किसी स्रोत से तरंगे निकल रही है और वो अगर प्रभावित माध्यम है उसमें किसी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, तो माध्यम के अगर सभी कण जो है उस ऐसा पृष्ठ जिस पर माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन? तरंगाग्र। क्या हो जाएगा? आपके तरंगाग्र। तो आपके तरंगाग्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी स्रोत से निकली तरंगों से, किसी स्रोत से, किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में, किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में, किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण, ठीक है, किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में, इस माध्यम में खींचा गया, प्रभावित माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, खींचा गया ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण या बिंदु कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये तो आपके तरंगाग्र की क्या हो जाती है? परिभाषा, ठीक है। किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, क्या कहलाता है? आपके तरंगाग्र। अब देखो, बिंदु स्रोत से निर्गमित तरंगाग्र की अगर बात करते हैं, क्या लिखा उसने? आपके देखो नेक्स्ट, इसी में निम्न बिंदुओं के आधार पर अपने को इसका वर्णन करना है, तो कि फिर बोला इसने बिंदु स्रोत से निर्गमित गोली तरंगाग्र का किरण आरेख बनाना है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये तो इसकी आपके क्या होगी? परिभाषा होगी। किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ या ऐसा काल्पनिक पृष्ठ या ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण या सभी कण कंपन की क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, क्या कहलाता है? आपके तरंगाग्र, ठीक है। माध्यम के जो सभी कण होते हैं कंपन की क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण जो होते हैं कंपन की क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, क्या कहलाता है? आपके तरंगाग्र। अब आपके नेक्स्ट इसी में आता है, देखो आपके क्या है? आपके बिंदु स्रोत के लिए निर्गमित गोली तरंगाग्र का किरण आरेख बनाना है अपने को, ठीक है। किरण आरेख बना देते हैं। देखो इसी में अब आपके बिंदु स्रोत सेकंड आ जाता है इसी का, आपके बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत से निर्गमित, बिंदु स्रोत से निर्गमित गोली तरंगाग्र, गोली तरंग का किरण आरेख, गोली तरंग का अपन किरण आरेख बनाते हैं। क्या आपके सेकंड वाला है, देखो, ठीक है। अगर कोई बिंदु स्रोत सीमित दूरी पर है, बिंदु स्रोत से सीमित दूरी पर अगर कोई बिंदु स्रोत है तो उससे जो किरणें निकलेगी वो सभी दिशाओं में निकलेगी, ठीक है। अगर कोई बिंदु स्रोत है तो उससे किरणें जो निकलेगी वो क्या होगी? सभी दिशाओं में निकलेगी। और बिंदु स्रोत से
बिंदु स्रोत को अगर केंद्र मानकर अपन एक गोली पृष्ठ खींचते हैं, अगर बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर एक गोली पृष्ठ खींचते हैं तो गोली पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु जो होंगे कंपन की समान कला में होंगे। तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण जो रहेंगे समान कला में होंगे और इसको अपन क्या कहेंगे, गोली तरंगाग्र। इस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, गोली तरंगाग्र कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, सर्वप्रथम तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि परिमित दूरी पर बिंदु स्रोत है, परिमित दूरी पर बिंदु स्रोत है, यदि परिमित दूरी पर बिंदु स्रोत है, अपन ने यह मान लिया कि अपने जो बिंदु स्रोत है वो क्या है आपके परिमित दूरी पर है, तो बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगे, ठीक है, तो बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगे माध्यम में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है, संचरित होगी, और बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर होगी। यदि बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर, यदि बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर गोली पृष्ठ खींचा जाए, बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर गोली पृष्ठ खींचा जाए, गोली पृष्ठ खींचा जाए तो पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु, पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु कंपन की समान कला में होंगे, कंपन की समान कला में होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। कंपन की जो कला रहेगी क्या रहेगी, एक समान रहेगी, कंपन की समान कला में होंगे, कंपन की क्या होगी, कंपन की समान कला में होंगी। सारे जो कण रहेंगे कंपन की समान कला में होंगे और किरणें त्रिज्यी होगी, और किरणें त्रिज्यी होगी, और किरणें क्या होगी आपके, त्रिज्यी होगी, और तरंगाग्र क्या होगा, गोली, त्रिज्यी होगी, तरंगाग्र गोली होगा। तरंगाग्र कैसा हो जाएगा आपके, गोली हो जाएगा। किस प्रकार से, देखो अगर मान लिया जाए कि यहां पर अपन ने बिंदु स्रोत लिया, ये अपन ने बिंदु स्रोत ले लिया साहब, और इससे तरंगे निकल रही है, इससे अपन मान लिया जाए कि इस दिशा में, सभी दिशाओं में तरंगे निकलती है, लेकिन अपन ने इस दिशा में ये एक ही साइड में ले ली। इस प्रकार से यहां से क्या हो रहा है आपके, तरंगे निकल रही, इस प्रकार से तरंगे निकल रही, सभी दिशाओं में निकलेगी, ठीक है, इस प्रकार से तरंगे निकलेगी। और अपन क्या करें, ये क्या है आपके बिंदु स्रोत है, ये यहां पर क्या है, स्रोत, स्रोत कौन सा है, बिंदु स्रोत है, यस बिंदु स्रोत है, ठीक है, आपके ये क्या है, बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत। और बिंदु स्रोत को अगर अपन केंद्र मान ले, और अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर अपन केंद्र मानकर अगर इस प्रकार से, ठीक है, क्या करते, गोला बनाते, गोला खींचते, तो इस गोले की परिधि पर स्थित सभी कण जो रहेंगे कंपन की क्या रहेंगे, समान कला में रहेंगे आपके, ठीक है, कंपन की क्या रहेंगे, समान कला में रहेंगे।
इस गोले के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु क्या रहेंगे, कंपन की समान कला में रहेंगे। इस प्रकार से आपके क्या रहेंगे, सभी कंपन की क्या रहेंगे, समान कला में रहेंगे। इस पृष्ठ पर स्थित सभी कण जो रहेंगे, मान लो एक यहां पर इस प्रकार से लिया अपन ने, एक पृष्ठ ये यहां ले लिया अपन ने इस प्रकार से, और एक पृष्ठ यहां लिया अपन ने, देखो इस प्रकार से। तो इस पृष्ठ पर स्थित अगर इस प्रकार से गोली, अपन जो है गोली पृष्ठ खींचेंगे पूरा गोले जैसा, तो उस पूरे गोले में सारे तरफ पूरे गोले का जो पृष्ठ रहेगा गोली पृष्ठ रहेगा आपके, और ये गोली तरंगाग्र रहेगा आपके, ठीक है। लेकिन अपन यहां तक किरणें ले रहे हैं तो इसको अपन यहां तक भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके जो है ये क्या हो गया, ये जो तरंगाग्र है अब ये गोली तरंगाग्र हो गया, क्योंकि माध्यम के इस तरंगाग्र पर स्थित सारे जो कण रहेंगे वो क्या रहेंगे, कंपन की समान कला में रहेंगे आपके। इस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु जो रहेंगे कंपन की क्या रहेंगे, आपके समान कला में रहेंगे। तो ये आपके क्या हो गया, गोली तरंगाग्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके गोली तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। क्या आपके गोली तरंगाग्र का आपके क्या हो गया, नामांकित चित्र हो गया। देखो इसी में नेक्स्ट आ जाता है आपके, क्या आपके क्या हो गया, गोली तरंगाग्र, और ये क्या हो गया आपके किरणें, ठीक है। चलो यहां पर अब इसके देखो एक और थर्ड पार्ट था इसमें, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन। अब द्वितीय तरंगिकाओं का अपन क्या कर ले, निर्गमन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां भी अपन इस प्रकार से और बहुत सारे प्रश्न ले सकते थे। ये सभी क्या रहेंगे, कंपन की सभी समान कला में रहेंगे। ये भी आपके क्या रहेगा, गोली तरंगाग्र, ये भी गोली तरंगाग्र, ये भी गोली तरंगाग्र। आप कुछ भी त्रिज्या लेकर किसी भी प्रकार का गोला खींचो, आप गोली पृष्ठ बनाओ, उस पर स्थित सभी कण जो रहेंगे क्या रहेंगे, आपके कंपन की समान कला में रहेंगे, समान समान कला में रहेंगे। इसकी कला और इसकी कला में तो अंतर रहेगा, लेकिन इस पर स्थित सभी कण जो रहेंगे समान कला में रहेंगे, तो ये गोली तरंगाग्र रहेगा। इस पर स्थित सारे कण जो रहेंगे कंपन की समान कला में रहेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपकी गोली तरंगाग्र, ये भी गोली तरंगाग्र होगा। इन दोनों की कला में तो अंतर रहेगा, लेकिन एक जो तरंगाग्र रहेगा यह आपके गोली तरंगाग्र रहेगा, क्योंकि इस पर स्थित सभी कण जो रहेंगे कंपन की समान कला में रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन। आपके नेक्स्ट आ जाता है देखो द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन, ठीक है। आपके द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन आपके 15वें का अथवा में सेकंड वाला थर्ड वाला आ जाता है, द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन, निर्गमन। चलो द्वितीयक तरंगिकाओं का अपन जो है निर्गमन करते हैं। मान लिया जाए कि कोई बिंदु स्रोत है और उससे क्या है, परिमित दूरी पर एक तरंगाग्र ए बी है, ठीक है। कोई बिंदु स्रोत है और उससे परिमित दूरी पर जो है क्या है, ए बी जो है गोली तरंगाग्र ले लेते हैं अपन। अपन ने मान लिया, ठीक है, मान लिया अपन ने परिमित दूरी पर जो है एक बिंदु स्रोत है, ठीक है। परिमित दूरी पर, परिमित दूरी पर स्थित बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत एस से, बिंदु स्रोत क्या लिया अपन ने, बिंदु स्रोत एच से, बिंदु स्रोत क्या लिया अपन ने, एस ले लिया, और इस बिंदु स्रोत एस से परिमित दूरी पर स्थित बिंदु स्रोत एस से एक तरंगाग्र ए बी है। अपन ने एक गोली तरंगाग्र लिया और गोली तरंगाग्र क्या ले लिया अपन ने, ए बी। ए बी क्या लिया अपन ने, एक गोली तरंगाग्र ले लिया और गोली तरंगाग्र अपन ने ए बी लिया, ठीक है। अपन ने एक जो है गोली तरंगाग्र ए बी उत्पन्न करता है परिमित दूरी पर स्थित बिंदु स्रोत एस से, एस
से कुछ दूरी पर गोली तरंगाग्र या तरंगाग्र ए बी है। अपन ने कुछ दूरी पर गोली तरंगाग्र ले लिया, आपके गोली तरंगाग्र क्या लिया अपन ने, ए बी ले लिया। तो इस ए बी पर स्थित सभी बिंदु जो रहेंगे कंपन की क्या कर रहेंगे, देखो समान कला में रहेंगे। इस प्रकार से अपन ने एक गोली तरंगाग्र ले लिया, ये देखो यहां पर एक गोली तरंगाग्र ले लिया अपन ने। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, एक गोली तरंगाग्र ले लिया है। ये बी जो है गोली तरंगाग्र लिया अपन ने। क्या आपके ए बी क्या है, एक तरंगाग्र है। ये आपके एक तरंगाग्र है। अब ये जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु रहेगा, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु कंपन की समान कला में होगा, और ये नवीन तरंगाग्र का क्या रहेगा, उद्गम स्थल रहेगा। ठीक है, ये जो तरंगाग्र है आपके ए बी, ये आपके गोली तरंगाग्र है, और यहां से अब इसका जो प्रत्येक बिंदु रहेगा, ये आपके नई नवीन तरंगाग्र जो बनेगा उसका क्या होगा, उद्गम स्थल होगा। ठीक है, तो कुछ दूरी पर गोली तरंगाग्र ए बी है। ए बी पर स्थित, ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, ठीक है, प्रत्येक बिंदु आप चाहो तो मान भी सकते हो इन बिंदुओं को पी क्यू आर एस डैश डैश डैश। प्रत्येक बिंदु कंपन की, कंपन की समान कला में होंगे, होंगे तथा नवीन, तथा नवीन तरंगाग्र का उद्गम स्थल होंगे। उद्गम, उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल होंगे। स्थल होंगे, यानी कि यहां से इसके प्रत्येक बिंदु से अगर आपने पी क्यू आर एस ऐसे सारे बहुत सारे बिंदु लिए, तो प्रत्येक बिंदु जो रहेगा अब नए तरंगाग्र का उद्गम स्थल रहे होगा, और नवीन तरंगाग्र जो बनेगा, ठीक है, जिस वेग से ये आगे बढ़ के आया था उसी वेग से क्या होगा, आपके जो है नवीन तरंगाग्र बनेगा। दोनों की चाल जो रहेगी यहां पर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि इसकी जो चाल है वो क्या अपन ने मान ली v। ठीक है, जिस गति से आपके तरंगाग्र ए बी बना था, ठीक है, या तरंगाग्र बना, उसी गति से क्या होगा, आपके जो है दोनों की तरंगों की चाल क्या रहेगी, आपके समान रहेगी। तो अपन यार लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, आपके इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु माध्यम प्रत्येक कण से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, जो प्रारंभिक तरंगाग्र की चाल से ही आगे बढ़ती है। उद्गम स्थल होंगे, और इनसे नवीन तरंगाग्र, नवीन तरंगाग्र, और इससे नवीन तरंगाग्र इसी चाल से आगे बढ़ेगा, इसी चाल,
इसी चाल v से आगे बढ़ेगा। जिस चाल से ये ए भी चलकर आया था उसी चाल से जो है नवीन तरंगाग्र बनेगा, तो वो भी इसी चाल से आगे बढ़ेगा। नवीन तरंगाग्र इसी चाल बी से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर अपन टी समय में नवीन तरंगाग्र की स्थिति देखना चाहते हैं तो टी समय में नवीन तरंगाग्र की स्थिति, नवीन तरंगाग्र की जो स्थिति होगी, स्थिति वो क्या हो जाएगी आपके वीटी हो जाएगी। नवीन तरंगाग्र की स्थिति क्या हो जाएगी वीटी, क्योंकि देखो स्थिति मतलब उसका स्थान, लेकिन देखो आपके चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी निकालना चाहते हो, स्थिति यानी कि क्या हो रही, दूरी हो रही है, ये आपके क्या है विस्थापन सदिश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके, देखो वेग इंटू समय या चाल इंटू समय क्या हो जाएगी आपके दूरी यानी कि स्थिति हो जाएगी। नवीन तरंगाग्र की क्या हो जाएगी आपकी स्थिति। तो अपने को क्या करना है, नवीन तरंगाग्र की स्थिति वीटी होगी। टी समय में नवीन तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी, वीटी होगी। और इन प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर, प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान लो और वीटी को दूरी ले लो या त्रिज्या ले लो और वृत्त बनाओ। ठीक है, क्या करेंगे अपन, स्थिति वीटी होगी, वीटी को त्रिज्या लेकर, वीटी को त्रिज्या तथा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या लिया था, PQRS, PQRS, प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर गोले खींचे जाए, अगर इनको क्या किया अपन ने, गोले माना और अपन जो है वृत्त खींचे जाए, केंद्र मानकर गोले खींचे जाए तथा इनके उभयनिष्ठ स्पर्शी तल खींचा जाए, उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल खींचा जाए, तो यह द्वितीयक तरंगिकाओं का, यह द्वितीयक तरंगिका होगी। खींचा जाए तो यह आपके द्वितीय, आपके क्या हो जाए, ये प्रथम था आपके, ये क्या हो जाएगा आपके द्वितीयक तरंगाग्र होगा। तरंगाग्र A डैश B डैश होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके द्वितीयक तरंगाग्र हो जाएगा आपके। और ध्यान रखना, देख कैसे अपन देखो बना के देख लेते हैं इसको, द्वितीयक तरंगाग्र को। मैंने क्या कहा, अभी आपको कहा है मैंने कि अपने को वीटी तो क्या लेनी है, आपके दूरी लेनी है। ठीक है, वीटी तो क्या करेंगे अपन, दूरी लेंगे, वीटी तो अपन दूरी लेंगे और इन बिंदुओं को क्या करेंगे अपन, केंद्र मानेंगे। वीटी तो अपन ने क्या ले ली, दूरी ले ली। नवीन तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए और अपन ने क्या किया, इन सब बिंदुओं को केंद्र माना और अपन ने गोले खींचे। चलो अपन गोले खींच लेते, बोलो समान त्रिज्या के गोले खींच लेते। यहां से साफ, ये पहले पी पर खींचे अपन ने, देखो एक गोला खींचा इस प्रकार से, फिर नेक्स्ट बिंदु क्यू पर खींच दिया,
इस प्रकार से सभी बिंदुओं पर अपन ने क्या किया, इस प्रकार से गोले खींचे बहुत सारे। इस प्रकार से अपन गोले खींच रहे, और इन गोलों पर क्या कर रहे हैं अपन, उभयनिष्ठ स्पर्शी तल खींचेंगे। इस प्रकार से जो स्पर्श करता हुआ इनको चला जाएगा, स्पर्श करता हुआ चला जाएगा। तो ये जो तल है, इस उभयनिष्ठ स्पर्शी तल, इसको अपन ने अगर ए डेस बी डेस नाम दिया, तो ये आपके नवीन तरंगाग्र हो गया, द्वितीयक तरंगिकाएं हो गई है। लेकिन ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये तो पीछे भी तो बढ़ रहा है, आप इधर भी तो खींच सकते हो। तो ये इधर भी बढ़ेगा आपके उभयनिष्ठ स्पर्शी तल। ठीक है, तो इसको अपन जो है, आप चाहो तो इसको ए डेस बी डेस दिया, तो इसको A1 आप B1 भी नाम दे सकते हो, A1 B1, या ए डबल डेस बी डबल डेस भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको वो स्पष्ट नहीं कर पाए थे हाइगन साहब जो है, तो चलो अपन लिख देते हैं। तो स्पर्शी तल खींचा जाए तो यह द्वितीयक तरंगाग्र ए डेस बी डेस होगा, और तरंगाग्र आगे ही नहीं बढ़ता है, आगे ही नहीं, पीछे भी A1 B1 होता है। ठीक है, ये जो तरंगाग्र होता है आपके पीछे भी होता है, और इस पीछे की ओर चलने वाले तरंगाग्र की अनुपस्थिति को हाइगन जो है नहीं समझ पाए। ठीक है, इस पीछे की ओर जो तरंगाग्र बढ़ा था, ठीक है, पीछे पीछे बढ़ने वाले अनुपस्थित तरंगाग्र को हाइगन नहीं समझ पाया था। हाइगन जो साहब थे वो इसको नहीं समझ पाए थे साहब, यह आपके तरंगाग्र था। देखो आपके नेक्स्ट आ जाता है इसमें 16वां प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण क्या है। 16वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ये भी। तो क्या है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण। देखो प्रायोगिक प्रेक्षण क्या है, प्रायोगिक प्रेक्षण, प्रयोग के आधार पर जो प्रेक्षण प्राप्त हुए थे उन्हें प्रायोगिक प्रेक्षण कहेंगे। तो प्रायोगिक प्रेक्षण क्या क्या है, इसने बस 3 पूछे हैं वैसे तो अपने को। तो देखो अपन देखते हैं कि जैसे ही कैथोड पर प्रकाश आपतित किया जाता है, तो अपन अगर तीव्रता समान रखते हैं, अगर तीव्रता क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। चलो अपन पहले लिख लेते हैं, समान तीव्रता का भिन्न भिन्न, समान तीव्रता का भिन्न भिन्न आवृत्ति का, भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, ठीक है, तीव्रता तो समान ली, लेकिन आप आवृत्ति क्या रखी अपन ने, भिन्न भिन्न आवृत्ति रखी। डालने पर परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, डालने पर परिपथ में निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, समान तीव्रता का भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, परिपथ में निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर कोई धारा
प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती है। कोई भी परिपथ में जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि अपन जो है समान तीव्रता का प्रकाश ले ले, लेकिन आवृत्तियां अगर अलग अलग रखते हैं तो प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आवृत्तियां जो है समान तीव्रता का भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर परिपथ में देखो, समान तीव्रता का भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा की बात चल रही है आपके, ठीक है। समान तीव्रता का भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान नहीं बदलता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपन समान तीव्रता का और भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान नहीं बदलता है, प्रवाहित धारा नहीं बदलती है। लेकिन निश्चित आवृत्ति से अगर अगर अपन कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, धारा का मान समान तीव्रता का, तीव्रता समान ले ली, भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान नहीं बदलता है। लेकिन अपन ने निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, जिसे अपन देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रवाहित धारा का मान नहीं बदलता है। लेकिन निश्चित आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति जिसे अपन देहली आवृत्ति कहते हैं ना, निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर कोई धारा नहीं बहती है। परिपथ में आपके जो है कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर निश्चित आवृत्ति, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति से अगर अपन कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो कोई भी धारा नहीं बहेगी। लेकिन समान तीव्रता का और भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डाला तो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कह रहे हैं उससे अधिक आवृत्ति का अगर आप प्रकाश डाल रहे हो, ठीक है, तो तीव्रता समान अगर आपने रखी, तीव्रता अगर समान रखी तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो। तो पहला तो प्रायोगिक सत्यापन ये हो गया आपके। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा क्या आता है, समान तीव्रता। अगर अपन ने तीव्रता क्या ले ली, समान, समान तीव्रता, समान तो ले ली अपन ने तीव्रता का बढ़ते हुए क्रम में लिया, ठीक है, समान तीव्रता का, ठीक है, बढ़ते, अपन ने बढ़ते क्रम किसका लिया, बढ़ते क्रम में भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डाला। समान तीव्रता का बढ़ते क्रम में भिन्न 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 आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, ठीक है, अपन ने समान तीव्रता का बढ़ते हुए क्रम में भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डाला भाई, ठीक है, समान तीव्रता का बढ़ते हुए क्रम में भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर प्रवाहित धारा को शून्य करने के लिए, ठीक है, समान तीव्रता का बढ़ते हुए क्रम में भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धारा के मान को, धारा के मान को शून्य करने के लिए, धारा के मान को शून्य करने के लिए ठीक है, निरोधी विभव जो होता है वो अधिक आवश्यक होगा आपके। ठीक है,
अगर अपन जो है धारा का मान को शून्य करने के लिए आवश्यक निरोधी विभव का मान भी क्या हो जाएगा, जिस क्रम में आप आवृत्ति बढ़ा रहे हो उसी क्रम में क्या होगा, निरोधी विभव भी बढ़ जाएगा। निरोधी विभव क्या है, धारा के मान को शून्य करने के लिए आवश्यक विभव। समान तीव्रता का बढ़ते हुए क्रम में भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धारा के मान को शून्य करने के लिए आवश्यक निरोधी विभव बढ़ जाता है। ये आपके सेकंड हो गया। थर्ड ले लेते हैं। देखो थर्ड, देखो कैथोड पर प्रकाश के जैसे ही कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। आप चाहो तो छोटा ये लिख सकते हो, ठीक है। प्रकाश के जैसे ही डालने से प्रकाश जैसे गिरता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में बीच में कुछ भी अंतराल नहीं होता है। लगभग 10⁻⁻10 सेकंड का अंतराल होता है, जो बहुत कम होता है। चाहो तो आप ये छोटा सा लिख सकते हो, तो अपन थोड़ा बड़ा लिखेंगे। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, अगर अपन ने क्या किया, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर परिपथ में धारा बढ़ जाती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर परिपथ में धारा बढ़ जाती है। परिपथ में क्या होती है, धारा बढ़ जाती है। परिपथ में धारा बढ़ जाती है अर्थात कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ये एक ही बात है, ठीक है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर परिपथ में धारा बढ़ जाती है। तो ये आपके 3 प्रायोगिक प्रेक्षण थे। 3 क्या थे, ये आपके प्रायोगिक प्रेक्षण। इसके अथवा में देखो क्या था, आपके 16वें का अथवा प्रश्न है, फोटॉन की 3 विशेषताएं क्या है। तो देखो फोटॉन की 3 विशेषताएं अगर अपन देखते हैं तो बहुत ही सिंपल है। देखो एक तो आ जाएगा, देखो फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है ये आपके क्या होता है, 0, ठीक है। 16वें का अथवा वाला अथवा। फोटॉन की विशेषताएं क्या हो जाएगी, पहली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। विराम द्रव्यमान 0 होता है। सेकंड आ जाता है, देखो आपके फोटॉन अनावेशित कण है आपके, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। फोटॉन अनावेशित कण है, अनावेशित कण है। थर्ड आ जाता है आपके फोटॉन तरंग व्यवहार दर्शाते हैं, या फोटॉन तरंग व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। फोटॉन जो होता है वो क्या करता है, आपके तरंग व्यवहार दर्शाता है। और ये पदार्थिक कण नहीं है, फोटॉन आपके पदार्थिक कण नहीं है, फोटॉन जो होता है ये पदार्थिक कण नहीं है। यदि मित्रों अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और पिछला जो है इसके 3 पार्ट पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। पेपर जो है अथवा प्रश्न भी होने के कारण बहुत बड़ा बन रहा है, तो आप उनको भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।